ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माल्या पे रहम और किसानों पे सितम आप देख रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि सीबीआई को शक था कि देश की आईडीबीआई बैंक के बड़े बड़े अधिकारियों ने विजय माल्या को 950 करोड़ रुपए का लोन पास करने के लिए रिश्वत ली थी। उसके बाद विजय माल्या देश से भाग जाते हैं। आईडीबीआई के साथ एसबीआई, एक्सिस, तमाम ऐसे बैंक है जिसको जिसको विजय माल्या ने चूना लगाया। चूना किसको लगा, इस रिपोर्ट में देखिए। उद्योगपति विजय माल्या 9,000 करोड़ का लोन कांड करके देश से पहले ही भाग चुके थे। किसी शातिर की तरह देश के निकलने के बाद माल्या ने कहा कि हाँ, भनक किसी को नहीं है। आमतौर पर जवान लड़कियों के साथ दिखने वाले विजय माल्या इस समय कहां दिख रहे हैं, इसके सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है बैंकों को तगड़ी चपत लगाकर माल्या 7 समंदर पार लंदन में हैं। माल्या ने लोन कांड में किस बैंक को कितना चूना लगाया, इस पर एक नजर डालिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि बैंकों को क्यों विजय माल्या पर तरस आ रहा है और क्यों ये पैसे माफ कर दिए गए हैं। माल्या का लोन कांड: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1600 करोड़, आईडीबीआई बैंक 950 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 650 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 550 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 430 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 410 करोड़, यूको बैंक 320 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक 310 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 150 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 140 करोड़, फेडरल बैंक 90 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक 60 करोड़, एक्सिस बैंक 50 करोड़। ये वो लिस्ट है जिनको तगड़ी चोट देकर विजय माल्या भागे। इसमें कुछ बैंकों के नाम नहीं हैं। उन बैंकों से भी कर्ज लेकर माल्या ने लोन की भरपाई नहीं की। कुल मिलाकर ऐसे 17 बैंक हैं जिनसे माल्या ने कर्ज लिया और फिर लोन कांड कर दिया। सीबीआई की जांच में विजय माल्या के लोन कांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ था। सीबीआई को शक था कि आईडीबीआई से 950 करोड़ का लोन पास करवाने के लिए बैंक के बड़े अधिकारियों को रिश्वत दी गई। इसका मतलब ये हुआ, माल्या ने बैंकों से न सिर्फ लोन लिया बल्कि घूस खिलाकर लोन लिया। स्पेशल डेस्क HNN 24/7। हमारे साथ वकार आलम तुर्की जुड़े हैं इस पूरी रिपोर्ट पे। आलम, इस देश की जनता जितने बैंकों का नाम नहीं जानती होगी उतने बैंकों से विजय माल्या ने लोन लिया, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन लोन लेने के बाद वो भगोड़े भी हो गए और उसके बाद सबने माफ भी कर दिया। इसमें उनको कितना दर्द हुआ जिनके लिए ना तो सरकारें सोच पाती है ना ही बैंक सोच पाते। देखिए अभिषेक, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। 2014 के आंकड़े हैं, 1129 किसानों ने सिर्फ कर्ज माफ़ी की वजह से उनको कर्ज की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। और टोटल ऐसे 2100 से ज़्यादा किसान थे जिन्होंने आत्महत्या की थी 2014 में। उसमें से 1129 किसान ऐसे थे जिन्होंने कर्ज की वजह से आत्महत्या की। हाल ही का केस है एक महाराष्ट्र के जलगांव में एक व्यक्ति ने इसलिए आत्महत्या की थी क्योंकि उसके ऊपर 35,000 रुपये का कर्ज था और वो चुका नहीं पाया। तो ये किसानों की हालत है। एक तरफ 35,000 रुपये के लिए आत्महत्या किसान कर लेता है और दूसरी तरफ एक अरबों रुपए लेकर विजय माल्या जैसा शख्स सारी बैंकों को चूना लगाकर सरकार को चकमा देकर विदेश में जाकर ऐश करता है। ये दो पहलू हैं। एक तीसरी चीज़ और भी है, सरकारी संवेदनहीनता की इसमें मैं बात करूंगा। एक बयान में आपको याद दिलाना चाहूँगा। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं OP धनखड़, उन्होंने कहा था कि किसान कायर नहीं होता और कायर लोग आत्महत्या करते हैं। तो इस तरीके की ये पूरी एक सिचुएशन है इस वक्त जो इस देश में है। उस सब चीज़ों को मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बैंक हैं, गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, आप देखिए, आपने इतनी लंबी लिस्ट दिखाई, कोई भी बैंक हिंदुस्तान का ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसमें से कुछ ना कुछ कर्ज और विजय माल्या को ना दिया गया हो। उनको ज्यादातर आलम यही बात है, ज्यादातर खास तौर पे वो बैंक है जो सरकारी बैंक हैं, उन्होंने उनको लोन दिया और कर्ज नहीं चुका पाया। जैसा आपने OP धनखड़ का जिक्र किया, OP धनखड़ ने बयान दिया था कि आत्महत्या कायर करते हैं और किसान कायर नहीं होते, लेकिन उसको जोड़कर देखा गया कि उन्होंने किसानों को कायर कहा था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा आलम कि जिस तरीके से विजय माल्या कि ये कर्ज छूट दिए गए एक तरीके से, अगर आप कहिए तो क्या अब इस पर राजनीति भी शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आ गया है, राज्यसभा में मुद्दा उठ गया है, सीताराम येचुरी ने उठा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है राजनीति तो होगी ही। मामला इतना बड़ा है, विजय माल्या को लेकर के सरकार को विपक्ष घेरेगा ही घेरेगा। ये मामला जरूर बड़ा बनेगा और बड़ा है भी, बनना भी चाहिए। जब एक तरफ देश पूरे लाइन में खड़ा है और दूसरी तरफ
इतने बड़े कर्ज का मामला? हाँ बिल्कुल है। आप देखिए कि अगर सरकारी बैंकों का इतना बड़ा कर्ज विजय माल्या लेकर, इतना बड़ा पैसा विजय माल्या लेकर भागे हैं, तो वो जाएगा किसकी जेब से? देगा कौन? एट द एंड वो आम आदमी को देना है। हम्म। तो नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का। हुआ। भरना तो आम आदमी को ही है ना। कहीं ना कहीं जाकर के कहीं से भी घूम के आए, पैसा वो भरना आम आदमी को ही है। तो ये जो पैसा लेकर भागे वो तो आम आदमी का ही हुआ। परेशान कौन होगा? आम आदमी। आज कौन परेशान है जो नोट के लिए लाइन में लगा है? आम आदमी। कल कौन परेशान होगा? वो भी आम आदमी। तो सीधी सी बात है कि कान कहीं से भी पकड़ा कान ही जाएगा। इसको चाहे राइट ऑफ कर दिया जाए या कर्ज माफ। विजय माल्या की तो बल्ले बल्ले ही हुई है। मतलब जो रिपोर्ट छापी है आलम, एक अखबार ने ये रिपोर्ट छापा है कि ये फैसला तो लिया गया और ये भी कहा गया है कि कोर्ट के आदेश पर ये फैसला लिया गया। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये फैसला कब लिया गया इसकी जानकारी अभी नहीं बताई गई है, क्योंकि इस पे एक एसबीआई के अधिकारी ने जवाब दिया है कि इस पे तारीख नहीं बताई गई है अभी, और ये फैसला कब और क्यों लिया गया ये भी नहीं बताया गया। हालांकि कोर्ट के कहने पे बताया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा समझना चाहेंगे आलम कि कोर्ट को क्यों ऐसा लगा कि विजय माल्या की जो संपत्ति उस पर कुर्की कर ली जाए और बाकी की जो संपत्ति, जो बाकी कर्ज है, उसे माफ कर दिया जाए। देखिए कितनी कर्ज जो उनकी कुर्की हुई है अभी तक 1600 समथिंग करोड़ की कुर्की विजय माल्या की संपत्ति की हुई है। और उन पर कर्ज कितना है? 9000 करोड़ से ज्यादा। तो कितना उन पर 7000 से करोड़ से ज्यादा का तो वो लेकर ही चले गए। तो कुर्की करना, संपत्ति कितनी है हिंदुस्तान में उनकी और हिंदुस्तान के पैसे का कितना उन्होंने बाहर इस्तेमाल किया है, वो ये सारे आंकड़े बयान कर रहे हैं। तो वो तो चले गए। अब कोर्ट को ये लगता है कि ना सरकार इसमें कुछ कर पा रही है, ना शायद कर पाएगी। बाहर से किसी भगोड़े को वापस बुलाना कितना सरकार के लिए आसान है, ये ललित मोदी के केस में अब देख चुके हैं और अब विजय माल्या भी हैं। तो दोनों ही चीज़ें देखकर ही कोर्ट ने ये सब कुछ कहा होगा। हालांकि अभी एसबीआई ने ये बताया नहीं है कि ये फैसला कब लिया गया है और कब, ना ही उन्होंने इसका कोई बैकग्राउंड दिया है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा उस पर बैंक क्या स्टैंड लेते हैं और गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेगी। क्योंकि वित्त मंत्री ने हालांकि राज्यसभा में गवर्नमेंट का पक्ष रखा जरूर है, लेकिन इतने में ना विपक्ष झटका नहीं आलम, ये पूरे देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के बैंकों के लिए एक झटका नहीं मानते? ऐश आराम की जिंदगी जीने वाले लोग अगर बैंकों का पैसा नहीं लुटाए तो क्या शर्म की बात भी नहीं है? देखिए बात शर्म की या ना शर्म आप की बैंक बात का नहीं लोन है ले लीजिए, अभिषेक। आप बैंक का लोन ले लीजिए, आप उसी पैसे पर अपना एक अंपायर खड़ा करिए, आप उसी पैसे पर आप ऐश करिए और बाद में आपके पास पैसे ही न देने के लिए, तो फिर ऐसा कदम इस देश में उठाया ही क्यों जाता है? देखिए अभिषेक, समझने की ज़रूरत ये है कि जब कोई गरीब यहाँ लोन लेता है, अगर एक किसान लोन ले लेता है तो हालांकि आदेश ये है कि उस किसान से आप सख्ती से लोन को नहीं वसूलेंगे, लेकिन होता क्या है? ठीक इसका उल्टा होता है। तो अब बात वही है कि जो कानून बनाए गए हैं, जो चीज़ें गरीबों को दी गई हैं, उसका गरीब ना इस्तेमाल कर पाते हैं, ना ही अधिकारी उनको दे पाते हैं। और जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो और अमीर इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि बैंक्स उनकी पूरी मदद करते हैं। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से ढील दे करके, आप इसे चाहे कानून की ढिलाई समझ लीजिए या जो हमारे देश में अदालतों में लंबे लंबे मामले चलते हैं उस वजह को समझ लीजिए, वजह कोई भी हो, लेकिन जो भी बड़ा फायदा उठाता है वो बच ही निकलता है। एक कोई ना कोई वो तीसरा रास्ता ऐसा जरूर निकाल लेता है जिससे वो अपनी दोनों चीजों को आसान करके चला जाए। इसमें जो रिपोर्ट छपी आलम, उसमें यह भी कहा गया है कि विजय माल्या के नए संपत्तियों की कुर्की की गई है, पुरानों पे नहीं की गई है। ऐसा क्यों? देखिए ये अब इस बात का जवाब तो बैंक ने ना दिया है और ना ही आगे वो देना भी चाहेंगे, क्योंकि जो पुरानी संपत्तियां हैं उनको उन्होंने माना है कि वो पहले विजय माल्या ने खरीद रखी थी, लोन से पहले की उनकी संपत्ति हैं। जब लोन लिया उसके बाद की जो संपत्तियां हैं वो कुर्क की गई हैं, जो होती हैं कुल 1600 कुछ करोड़ की। तो बाकी का जो 7 से 8 7,500 करोड़ है वो कहाँ से आएगा? बैंक कैसे वसूलेंगे? ना इसका सरकार जवाब देती है। सरकार कहती है कोशिश कर रही है और बैंक निर्भर है सरकार पे। बिल्कुल आलम, आप मेरे साथ जुड़े, तमाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से बता दें उत्तराखंड के लोगों और इस देश के लोगों को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1600 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, पहले फरार हो गए। उसके बाद आईडीबीआई बैंक से 950 करोड़, जिसमें सीबीआई ने खुलासा किया था कि आईडीबीआई के बड़े अधिकारी इस लोन को पास करने के पीछे रिश्वत लेने की कोशिश में पकड़े गए थे, ऐसा सीबीआई का खुलासा हुआ था। उसके बाद अगर आप देखिए, पंजाब नेशनल समेत देश के बड़े बड़े बैंकों ने उनको पहले लोन दिया और बाद में बैंकों की एक मीटिंग होती है और मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि इनको
माफ़ कर दिया जाए। माफ़ी के नाम पे कुर्की कर ली जाती है, लेकिन देश को जवाब चाहिए कि क्यों ऐसा किया जाता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आगे देखिए स्पोर्ट्स। नमस्कार।